बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीमीडिया सिस्टम्स फर्स्ट यूनिट। एक्सप्लेन द डेटा स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम। मल्टीमीडिया किसको बोलेंगे, इसको दिमाग में बिठा लो, आगे आंसर्स इजी समझ में आते हैं। मल्टी मीन्स बहुत सारे, मीडिया, मीडिया क्या है, मीडियम्स। तो यहाँ पे मल्टीमीडिया में आपको जो है टेक्स्ट है। कंप्यूटर में अपन क्या क्या एंटर करते हैं, फ़ोन में क्या क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट, साउंड, इमेजेस, पिक्स, वीडियोस, ये सारे चीज़ें जो है मिला के मल्टीमीडिया है, डिफरेंट मीडियास हैं। तो इसका जो है अपने को डेटा स्ट्रीम, यानी कि जब डेटा ट्रांसफ़र होता, तो डेटा जो ट्रांसफ़र होता उसको डेटा स्ट्रीम बोलते, जो भी डेटा यहाँ से वहाँ जा रहा, डेटा स्ट्रीम में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे द डेटा स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम आर कैटेगराइज इनटू दो टाइप से डेटा जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। एक ट्रेडिशनल डेटा स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स है। ट्रेडिशनल डेटा स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, अपने को पुराना तरीक़ा से, यानी रेगुलर तरीक़े से जो ट्रांसफ़र होता। पहला है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। दिस मोड ऑफर्स कम्युनिकेशन विद नो रेस्ट्रिक्शन इन टाइमिंग्स। इसमें क्या है बोले तो पैकेट्स को भेजना शुरू कर देते। इसमें कोई पैकेट, जब डेटा जो भी जाता पैकेट्स बन के जाता, चाहे आपका फ़ोन का वॉइस रहने दो, जो अपन कॉलिंग करते या इंटरनेट यूज़ करते, हर चीज़ पैकेट्स में जाती। एक एक पैकेट में एड्रेस लिखा हुआ रहता कहाँ जाना। तो डेटा को डिवाइड कर देते पैकेट्स में, वहाँ जाके फिर वो असेंबल हो जाता। असेंबल होकर आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में फिर अपने को डिलीवरी मिल जाती। पिक रहने दो, वीडियो रहने दो, ऑडियो रहने दो, या इमेज रहने दो, या टेक्स्ट कुछ भी रहने दो, तो उसका अपने को मिल जाता। तो पैकेट्स में जाता डेटा। तो यहाँ पे क्या है, पैकेट्स को एक साथ भेज देते। उसमें ये मेंशन नहीं करते कि जो है ये पैकेट इतनी देर में जाएगा, ये पैकेट ये टाइम पे पहुंचना, इसमें कुछ भी। इसको बोलते हैं असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। इसमें नो रेस्ट्रिक्शन इन टाइमिंग्स, तो जितना जल्दी हो सके डेटा पहुंच जाता। उसके बाद है सेकेंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। इसमें क्या है, हर पैकेट के बीच में गैप एग्जैक्ट मेंटेन करते हैं ताकि सुकून से डेटा डिलीवर होना। एक के साथ पूरे पैकेट्स नहीं चले आना, एक एक पैकेट करके जाना, पहला पैकेट पहले, दूसरा पैकेट दूसरा। सो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड बोलते हैं। तीसरा आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन मोड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहता। इसमें क्या है, थोड़े पैकेट जो है बगैर टाइमिंग के चले आते, थोड़े टाइम के गैप से जाते, ये दोनों मिला के आइसोक्रोनस हो जाता। मिनिमम टाइम भी होता, मैक्सिमम भी होता। सेकेंड है डेटा स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कंटिन्यूस मीडिया। दूसरा है डेटा स्ट्रीम कंटिन्यूस मीडिया के लिए, जैसा कि वीडियो है तो वो कंटिन्यू चलने का है, उसके लिए कैसे तरीक़े से जाता है। उसमें दो कॉन्सेप्ट्स है। एक है अपने को टाइम इंटरवल बिटवीन अ कंप्लीट ट्रांसमिशन ऑफ कंसेक्यूटिव पैकेट्स। तो इसमें जो है पहला अपने को स्ट्रांगली पीरियोडिक सिस्टम है। अगर हर डेटा पैकेट के बीच में एग्जैक्ट उतने ही टाइम का गैप हो रहा, ठीक है, हर डेटा डिलीवर हो रहा, फिर उतना गैप ले रहा, फिर डिलीवर हो रहा, उतना ही गैप, उतने, तो इसको बोलेंगे स्ट्रांगली पीरियोडिक डेटा स्ट्रीम। सेकेंड है इसके अंदर हर पैकेट में अपने को जो है ना एग्जैक्ट जो है ड्यूरेशन नहीं रह रहा। एक पैकेट डिलीवर हो रहा, कुछ सेकंड के बाद दूसरा हो रहा, कुछ ज़्यादा सेकंड के बाद तीसरा हो रहा, कुछ कम सेकंड के बाद चौथा। इसको बोलेंगे वीकली पीरियोडिक सिस्टम। यह ट्रेडिशनल तरीक़ा है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इसको काफ़ी है उतना आंसर हो। व्हाट इज़ मिडी? मिडी किसको बोलेंगे? म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मिडी क्या है बोले तो आजकल आप देखे होंगे पियानो इलेक्ट्रॉनिक, गिटार इलेक्ट्रॉनिक, हर जो है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो है एक फिज़िकल डिवाइस है। अब उसका साउंड इसके अंदर कैसा रिकॉर्ड होगा, तो उसके लिए जो है एक सिस्टम बनाया गया है मिडी। तो उसमें जो है अपने को अपना गिटार है समझो या पियानो है, उसको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके उसके साउंड को कंप्यूटर के साउंड में डिजिटल में कन्वर्ट करता, उसको बोलते हैं मिडी। ये एग्जांपल याद रख लो। इट इज़ यूज्ड टू एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडी आर स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में आप स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, जो भी उन्हें बजा रहा उन्हें ऑटोमेटिक डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता। वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं, डिजिटली पूरी एक फ़ाइल बन जाती है इसकी, आप उसको कन्वर्ट करके रख सकते। जो नोट्स वगैरह, अगर म्यूज़िक की नॉलेज है तो नोट्स आते हैं उसके अंदर, नोट्स वगैरह पूरे इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं? पहला तो हार्डवेयर रहता। हार्डवेयर बोले तो गिटार हो सकता,
ड्रम हो सकता, पियानो हो सकता। तो मिडी के लिए सबसे पहले क्या होना है आपको, हार्डवेयर, ठीक है। उसके बाद फिर उसका जो है डेटा फॉर्मेट या फिर सॉफ्टवेयर में जो कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस कंपोनेंट इज यूज टू एनकोड द म्यूजिक सिग्नल्स सेंट ओवर द मिडी हार्डवेयर केबल। जो भी वो केबल उसको कनेक्ट करेंगे उसमें से अपने को सिग्नल आएगा कंप्यूटर को, वो रहेगा अपना मिडी हार्डवेयर केबल। इट एनकोड्स द इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशन, द आइडिया ऑफ द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द नोट। तो उन्हें वहाँ से लेके उसको नोट्स में कन्वर्ट करता, हाई नोट लो नोट जो भी है, म्यूज़िक का तो उतना नॉलेज नहीं है मेरे को, उन्हें उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता। वही चीज़ एक्सप्लेन करने का है अपने को। ओके, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट द स्पीच जनरेशन। स्पीच जनरेशन किसको बोलेंगे अपन, टेक्स्ट टू स्पीच आता। देखो अब तो आम हो गया है एआई की वजह से, आप जो टाइप करें वो उन्हें रीड करता है, या जो टाइप हुआ है ऑलरेडी उसको कंप्यूटर रीड करता। तो उन्हें क्या है, स्पीच जनरेट कर रहा, टेक्स्ट को स्पीच। अब ये लिखे हुआ है कंप्यूटर में, अगर जाएगा आप सेलेक्ट करेंगे, उसमें अगर ऑप्शन है, विंडोज़ में भी है, ऑनलाइन भी है, आपके बहुत सारे फ़ोनों में भी ऑप्शन है, वो टेक्स्ट को उन्हें पढ़ के बताता आपको कंप्यूटर, ठीक है। दैट इज़ आपका फ़ोन आता, देखो कॉल आने पे अक्सर जो है किसका कॉल आ रहा, आपका फ़ोन जो है आपको बोलता, ठीक है। पहले से स्टोर तो नहीं रहता, तो उन्हें पढ़ता, उन्हें जो नाम आ रहा वो नाम पढ़ के बोलता, ही इज़ कॉलिंग बोल के देता उन्हें। तो दैट वो उसको बोलेंगे स्पीच जनरेशन। सो स्पीच जनरेशन रिक्वायर्स रियल टाइम सिग्नल जनरेशन दैट हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मिंग टेक्स्ट इनटू स्पीच। तो रियल टाइम में उन्हें जब का जब टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करके साउंड में कन्वर्ट करता। मेथड्स में क्या क्या है, पहला है टाइम डिपेंडेंट साउंड कैटिनेशन। इसमें क्या करता है, उन्हें कुछ कुछ सेकंड के ब्लॉक्स बना लेता है, हर 5 सेकंड में जितना भी लिखे हुआ है उतना बना के उसको साउंड में कन्वर्ट करके बोलता है। दैट इज़ टाइम डिपेंडेंट साउंड कैनकैटिनेशन। कैनकैटिनेट बोलते हो वर्ड्स को पूरे जोड़ के सेंटेंस बनाना, तो उन्हें कॉनकैटिनेट करके जो है ना हर 5-5 सेकंड में उसको साउंड बना के बोलता उन्हें, ठीक है। यहाँ पे इसका डायग्राम दिया देखो, फोन साउंड कैनकैटिनेशन। उसके बाद द मेन प्रॉब्लम इन द फर्स्ट लेवल इज़ दैट द ट्रांसमिशन बिटवीन इंडिविजुअल फोन्स। तो ये फ़ोन में है, फ़ोन के लिए यूज़ करते हैं। दिस ट्रांसलेशन क्रिएट्स म्यूचुअल साउंड इन्फ्लुएंस बाय मल्टीपल साउंड लाइक, ये छोड़ दो लंबा हो जा रहा है इन्हें। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट साउंड कंकैटिनेशन। दिस साउंड कैन ऑल्सो बी जनरेटेड बाय यूजिंग द साउंड concatenation using the frequency. This can be done using format synthesis. The speech signal is the composition of both the stronger frequencies as well as the weaker frequencies. The stronger frequencies speaks can also be termed as follows. इसमें क्या करता है, कुछ अल्फ़ाबेट्स रहते हैं जो हल्के पड़े जाते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा, कुछ वर्ड्स ज़्यादा प्रोनाउंस होते हैं यानी ज़्यादा आवाज़ से, कुछ कम से। तो वो फ्रीक्वेंसीज पिक करके उस हिसाब से साउंड बनाता, हाई फ्रीक्वेंसी बनाना है या लो फ्रीक्वेंसी बनाना। तो ये है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। एम है, एम ज़रा ज़्यादा सुने आता, ठीक है। तो उसके बाद जो है अपने को एस थोड़ा ज़्यादा सुने आता लेकिन लो उसमें सुने आता, ई बिल्कुल डाउन फ्रीक्वेंसी में सुने आता, ठीक है। तो इसके अंदर जो है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उन्हें जनरेट करता, किस पे ज़्यादा स्ट्रेस करना है वो साउंड पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अप्लाई करता, दूसरों पे कम करना है तो कम। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट डिफाइन इमेज रिकग्निशन, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स इन्वॉल्व इन इमेज रिकग्निशन। इमेज रिकग्निशन का मतलब क्या है, कंप्यूटर इमेज को कैसा पहचानता, ठीक है, पहचान के उसको कैसा स्टोर करता। कंप्यूटर क्या है, 1-0 के अलावा कुछ भी नहीं पहचानता। कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल डेटा लेता 1 और 0 फॉर्मेट में, जो अपन पहले क्लासेस में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के इमेजेस रहते हैं, उसको उन्हें जो है अलग अलग तरीके से लेता। जैसा कि पहला है इमेज रिकग्निशन में जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, OCR बोलते हैं, ठीक है। OCR में क्या है, अपने को OMR शीट देखे होंगे आप लोग। OMR में क्या रहता जो है, अपने को सर्कल्स वो करते हैं अपन, तो उन्हें सर्कल को पिक करके आंसर को साइज को मैच करता, एज एन इमेज लेता। OCR में भी जो है ना कैरेक्टर पहचानता, अल्फ़ाबेट कौन सा लिखे हुआ है, A है, B है, C है, उसको रीड करता उन्हें। ओके, जैसा कि आजकल जो है आपको टेक्स्ट से क्या कर रहे हैं अपन, जो ऑलरेडी
फ़ोटो में टेक्स्ट है, समझो ये इसको सेलेक्ट करेंगे अपन, इसकी कुछ टेक्नोलॉजी आ रही आपको, इन्हें क्या कर रही, इसको टाइप करे सो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर ले रही, दैट इज़ OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर। यहाँ पहचानता हूँ नहीं, ये आई है, ये पूरी इमेज है, टाइप करे हुआ तो नहीं है फिलहाल, यानी कंप्यूटर में अपन फ़ोटो लिए सो है, इसको क्या करता हूँ ना, टाइप करे हुए टेक्स्ट में कंप्लीट, तो दैट इज़ OCR। पैटर्न मैचिंग एंड ग्रेडियंट मैचिंग, पैटर्न्स अगर आ रहे हैं फ़ोटोज़ के अंदर तो वो पैटर्न्स को भी आइडेंटिफाई करता है। फेस रिकग्निशन आपको मालूम है, फ़ोन यूज़ करते हैं अपन, फेस के अलग अलग पैटर्न्स लेके उसको क्या करता है, उन्हें रिकॉग्नाइज करता। लाइसेंस प्लेट मैचिंग, ठीक है, ये ट्रैफिक उसमें यूज़ होता। उसके बाद सीन आइडेंटिफिकेशन, आप फ़ोन के अंदर पैनोरामा वगैरह यूज़ करे होंगे तो उसमें क्या करता उन्हें एक फ़ोटो का सीन लंबा खींचने के वास्ते एक सीन को दूसरे सीन से मैच करता, सेम है तो उसको अवॉइड करता उन्हें, ठीक है। ये कई सारे टेक्नोलॉजीज है जो इमेज रिकग्निशन यूज़ करते, ठीक है। उसमें स्टेप्स क्या क्या आते, तो सबसे पहले क्या रहता, ये तो ये पूरा दिया, देखो इमेज है, इमेज को फॉर्मेटिंग में पहले चेक करते, इमेज चेक करता उन्हें, ठीक है, कौन से फॉर्मेट में है, उसको क्या क्या टाइप की इमेज है, कंडीशनिंग, लेबलिंग, ग्रुपिंग, एक्सट्रैक्टिंग, मैचिंग, तो यहाँ पे ये स्टेप्स होते हैं, यहाँ पे एक एक करके देंगे। फॉर्मेटिंग, इमेज फॉर्मेटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजिंग एन इमेज एंड रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल, तो फोटो ले लेता उन्हें, उसको पिक्सल्स में कन्वर्ट कर देता। पिक्सल क्या रहता है, ये आपका स्क्रीन है, चाहे फ़ोन का रहने दो, तो एक एक डॉट आता है इसके अंदर, डॉट 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 के समझो छोटे छोटे बल्ब्स है, लाखों करोड़ों बल्ब्स रहते हैं इसके अंदर, वो बल्ब्स ऑन ऑफ हुए तो आपको ये इमेज दिख के आती। बुर्ज खलीफा पे देखे होंगे जो है ना, अक्सर वहाँ पे वीडियोस प्ले करते, तो उतने लाखों बल्ब्स हैं वहाँ पे LED के, वो ऑन ऑफ होने से वो इमेज दिख के आती। वैसे ही टीवी के अंदर भी आपको कभी कुछ चले गया जो है ना, कोई इमेज नहीं आ रही, तो आजकल तो ब्लू स्क्रीन आ रहा, नहीं तो वाइट वाइट डॉट्स आते थे, वो पूरों को बोलते हैं पिक्सल्स, ठीक है। सबसे पहले पिक्सल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। देन कंडीशनिंग, जनरली एन इमेज कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेटिव पैटर्न्स, उसमें पैटर्न्स को ढूंढता, फिर उसको क्या करता है, उसमें उन्हें पैटर्न्स को ढूंढता उन्हें, ठीक है। जनरली एन इमेज कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेटिव पैटर्न्स एज वेल एज अनइंटरेस्टिंग, तो इन्हें कंडीशंस जो है, द अनइंटरेस्टिंग पैटर्न्स आर फॉर्म वाइल ऑब्जर्विंग द इमेज और वाइल डिजिटाइजिंग द इमेज, तो उसमें क्या करता उन्हें एक एक पैटर्न बना लेता, इधर कुछ स्पेशल कलर है, खाली ब्लैक है, इसका एक पैटर्न चेक कर लेता, अलग आइडेंटिफाई कर लेता, इसको अलग आइडेंटिफाई, सो पैटर्न इमेज में आइडेंटिफाई। लेबलिंग, फिर एक एक पिक्सल के ग्रुप को लेबल करना शुरू करता हूँ स्ट्रक्चर में, इसमें जो है आपको कितने कलर्स है उसका एक नाम दे लेता, उसका एक नाम दे लेता, उसका एक नाम, दैट इज़ लेबलिंग। डिवाइड कर रहा पिक्चर को तोड़ के, क्योंकि स्टोर करना है। उसके बाद में जो है ग्रुपिंग, इन दिस स्टेप एजेस विल बी टर्न इनटू लाइंस, दिस पॉइंट वेयर द एजेस टर्न इनटू लाइंस इज नोन एज लाइन फिटिंग। उसके बाद क्या करता हूँ ये पूरों को डिवाइड कर ले रहा, देखो सेक्शंस बना बना के, ठीक है। उसको डॉट डॉट्स से करा था, ये पूरों को लाइंस में कन्वर्ट कर लेके, यानी कट करके अलग अलग हिस्से स्टोर कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितने पिक्सल्स, यहाँ से यहाँ तक कितने पिक्सल्स, ठीक है। पिक्सल्स क्या रहते हैं, जब भी आप फ़ोटो खींचते तो फ़ोटो के अंदर आता, देखो 1025 इंटू 1250 1280, इसको पिक्सल्स बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप कर लेता हूँ फिर पूरों को। उसके बाद में एक्सट्रैक्टिंग, इन दिस स्टेप लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पिक्सल्स इन अ स्पिरिचुअल इवेंट विल बी डिटरमाइन, द प्रॉपर्टीज इंक्लूड पेरीमीटर, एक एक पिक्सल का साइज़, ये जो लिया उन्हें इसका साइज़ क्या है, ठीक है, कितने साइज़ का है, कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, कितने हज़ार पिक्सल्स बन रही, कोने से कोने तक एड्रेस है उसका, ये पूरे डिटेल्स पिक्सल के एक्सट्रैक्ट कर लेता। इन द मैचिंग, इन द अबव स्टेप द ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम डिटरमाइन। उसके बाद में जो है अपने को रिलेशनशिप, इसके बाजू कौन सा है, इसके बाजू कौन सा है, इसके बाजू, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इन्हें नंबर्स में स्टोर करके रख लेता हूँ। यही बात समझिए, ये पूरों को नंबर्स में कन्वर्ट कराने और कुछ भी नहीं, ये पूरों को नंबर्स में स्टोर करके कौन सा किसके बाजू कौन सा है, फिर जब भी आप खोलेंगे इमेज, वो पूरों को अरेंज करके 1 सेकंड में इमेज बना के दे देता आपको। ओके, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स समझता और कुछ भी नहीं। ओके, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग एनिमेशन। एनिमेशन को जो है कंट्रोल करने की अलग अलग मेथड। एनिमेशन क्या है, आपको गेम्स खेलते हैं आप, तो गेम्स के जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसा कंट्रोल हो रहा है, एनिमेशन है। गेम कार्टून से,
ठीक है, आपको जो है एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, वो आते हैं कार्टून फॉर्म में, दैट इज़ ऑल्ड एनिमेशन। तो एनिमेशन को कंट्रोल करने के तरीके कैसा है? पहला है फुल एक्सप्लिसिट कंट्रोल, मैनुअली कंट्रोल करना, यहाँ से माउस में से या जो है कीबोर्ड में से बटन्स दबा के उसको कंट्रोल करना, दैट इज़ फुल एक्सप्लिसिट कंट्रोल। गेम खेल रहे हैं अपन, उन्हें राइट में जा रहा, बटन दबाओ लेफ्ट में जाता, बटन दबाओ ऊपर जाता, तो ये फुल एक्सप्लिसिट कंट्रोल। दूसरा है प्रोसीजरल कंट्रोल, आप पहले से उसके अंदर जो है लिख दिए कि उन्हें इधर जाना, इधर मुड़ना, इधर करना, आप पूरा प्रोसीजर एक प्रोग्राम पहले से लिख के रख दिए। तो उस हिसाब से जैसा कि गेम उन्हें खुद खेलते रहता, देखो, या सामने वाला एनिमी खुद आपके ऊपर अटैक करते रहता खुद से, कोई तो रहता नहीं, गेम में ऑलरेडी लिखे हुआ रहता है ऐसा अटैक करो, ये हुआ तो ये करो, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसीजरल कंट्रोल, पहले से लिखे हुआ है, उन्हें खाली एक्ट करते रहता। तीसरा है कंस्ट्रेंट बेस्ड सिस्टम, ये क्या है बोले तो ऑलरेडी समझो अपने को एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर मूव हो रहा है, एक बॉल जिधर आया बैट उसी हिसाब से मूव होना, तो कंस्ट्रेंट बेस। तो दूसरा कोई ऑब्जेक्ट जैसा एक्ट कर रहा, उन्हें जो साइड में जा रहा, तो पहले ऑब्जेक्ट को अपन जिसको यूज़ कर रहे हैं उन्हें भी उसी हिसाब से जाना, ठीक है। फुटबॉल है, जो प्लेयर करने गया वही प्लेयर लेके जाना, अब ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को इफेक्ट करना, दैट इज़ कंस्ट्रेंट बेस्ड सिस्टम। सेम गेम्स का एग्जांपल डाल सकते हैं आप उसको। चौथा है इसके अंदर ट्रैकिंग लाइव लोकेशन। आपको मालूम है लाइव लोकेशन के हिसाब से आप देखते जो है ना अक्सर स्विगी में, इसमें जो है उन्हें गाड़ी पे मूव हो रहा, कार्टून फॉर्म में बताता आपको उसके अंदर एनिमेशन फॉर्म में। तो लाइव लोकेशन के हिसाब से जो है डेटा मिलता उसको, वो डेटा लेके क्या करता उसको, उन्हें आपका प्रोग्राम को जो है ना मूवमेंट्स करता, उन्हें एनिमेशंस करता। ऑर्डर डिलीवर होगा एक एनिमेशन आता, ऑर्डर कंफर्म होगा एक एनिमेशन आता, तो बेस्ड ऑन लाइव लोकेशन के डेटा के हिसाब से, ठीक है। बस काफ़ी है ये। थर्ड यूनिट डिस्क्राइब अबाउट जेपेग, एक्सप्लेन लॉसी सिक्वेंशियल इन जेपेग स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या है अपने को, जेपेग बोलते हो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। आप जो भी फ़ोटो लेते हैं अक्सर फ़ोन में जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में जाती, तो ये जेपीजी वही फॉर्मेट। ये है क्या, इसका मोटा मोटा समझाता हूँ, टेक्निकली आपको थोड़ा सा हार्ड हो जाता, इसको ऊपर से समझाता हूँ मैं। तो जब भी आप एक फ़ोटो लेते तो फ़ोटो क्या है इसके अंदर अपने को, पहली फ़ोटो जो कैमरा लेता आपका वो हाई रेजोल्यूशन रहती, जेपेग फॉर्मेट में नहीं रहती, उन्हें हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो एक ले रहती उन्हें। तो उसके अंदर हर चीज़ जो है ना डिटेल में स्टोर होती, अच्छे रेजोल्यूशन से स्टोर होती, लेकिन उसका साइज़ क्या हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता, बहुत हैवी हो जाती इमेज हो। उसके बाद उसको क्या करते, जेपेग का जो है एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आपके फ़ोन में आपके कंप्यूटर में रहता, उन्हें क्या करता जेपेग वो इमेज को लेके क्या करता, इमेज में से क्या करता उसको साइज़ कम करता। साइज़ कम करने का मतलब क्या है, हर पिक्सल उसमें जो पिक्सल्स की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ऐसे पिक्सल्स उसमें से रिमूव कर देता, या ऐसे ऐसे पार्ट्स इमेज में के उन्हें छाट देता जो सादी आंख से आपको फ़र्क नहीं नज़र आता। वो निकालने के बाद भी आपकी इमेज वैसी दिखती है आपको, वो निकालने के बाद भी इमेज वैसी दिखती है आपको, और जो है ना उसका साइज़ कम हो जाता। सपोज़ के 1,00,000 पिक्सल की एक फ़ोटो होगी मेरी जो खींचते, इन्हें क्या करता उसमें से 50% तक कम कर देता, 50% तक पिक्सल्स निकाल देता। निकालने के बाद भी आपकी जो फ़ोटो है उसमें आप सादी आंख से कोई फ़र्क नहीं पहचान सकते। तो ये टेक्नोलॉजी की खासियत है। तो आप जैसा कि अगर कंप्यूटर यूज़ करें तो पेंट यूज़ करें होंगे, उसमें .bmp बिट मैप पिक्चर जो है सेव होती, फाइल सेव करें, उसका साइज़ देखो कुछ हाई MBs में रहता। फिर आप उसको जेपेग में अगर सेव करेंगे, वही फाइल को सेव करें तो उसमें तकरीबन 50% 80% तक उसका साइज़ क्या हो जाता, कम हो जाता। आप दोनों में फ़र्क देखो, कुछ भी महसूस नहीं होता आप सादी आँख से, लेकिन एक्चुअली में बहुत सारे उसके पिक्सल्स क्या हो जाते हैं, उन्हें डिलीट कर देता जब उसको जेपेग फॉर्मेट में कन्वर्ट करता। इससे हल्के भी और भी फॉर्मेट आते हैं आपको, GIF आता, ठीक है, अलग अलग PNG आता, तो उसमें भी और फॉर्मेट्स और साइज़ कम करना इमेज का तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है जेपेग फॉर्मेट, जॉइंट
फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये स्टैंडर्ड है, वह स्टैब्लिश इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या है, लॉसी सीक्वेंशियल जेपेग स्टैंडर्ड। लॉसी का मतलब हो रहा है जो लॉस कर रहे हैं अपन उसके अंदर, जो भी अपन उसके अंदर से जो है पिक्सल्स को लॉस कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, वो लॉस करने के बावजूद भी उन्हें अपने को वही जो है क्वालिटी ऑफ आउटपुट देता हूँ। यहाँ पे उसके स्टेप्स दिया, थोड़ा हार्ड है, फिर भी एक मोटा मोटा समझा देता हूँ मैं। डेवलपिंग अ ब्लॉक, सबसे पहले क्या करता हूँ, उन्हें ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लेता उसको, ठीक है। ब्लॉक्स में जो है, ब्लॉक प्रिपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डाउन सैम्पलिंग। तो उसको क्या करता हूँ, उन्हें सबसे पहले जो ज़रूरी नहीं है वो सारे पिक्सल्स को उसमें से छाट देता हूँ। तो उसका ना एल्गोरिदम है, उन्हें करता हूँ वैसे। तो उन्हें क्या करता हूँ, यहाँ दिया देखो, आपकी इमेज अगर 1000 बाई 1000 पिक्सल्स की है तो उसको कम साइज़ में क्या में कर देता हूँ, 500 इंटू 500 पिक्सल में 50% तक उसके साइज़ में, उसकी हर चीज़ में रिडक्शन हो जाता। ये तो समझ में आ रहा है, इतना तो लिख ले सकते हैं। उसके बाद सेकेंड, उसमें क्या करता, अलग अलग मेथड्स लिखे हुए वो अप्लाई करता। कुछ एक देखिए, अप्लाइंग डिस्क्रीट कुजीन इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या करता उन्हें वो इमेज को जो है 8x8 पिक्सल के ब्लॉक्स में तोड़ लेता, पूरों को छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ लेता प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है परफॉर्मिंग क्वांटिसाइजेशन, इसके अंदर क्या करता उन्हें कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करता, उसके वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करे, बस सारे वैल्यूज़ 1 के बराबर आ रहे हैं क्या चेक करता। वो टेक्निकल है, अपने को नहीं समझ में आता, ठीक है। बराबर है तो जो है मतलब इमेज को कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, कुछ भी डैमेज नहीं हुई। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करता, डिफरेंशियल क्वांटिसाइजेशन। इसके अंदर क्या करता, एक एक पिक्सल की वैल्यू को कंपेयर करता हूँ। तो हर पिक्सल की वैल्यू कैलकुलेशन करे बाद 0 0 आना उसको। यहाँ पर भी क्या है, अपनी इमेज सेफ है। परफॉर्मिंग रन लेंथ एनकोडिंग, इसमें क्या है, पूरों को ऑर्डर में अरेंज करता हूँ, ठीक है। और अरेंज करके क्या करता हूँ, उन्हें पूरों को चेक करता, जिग-जैग फॉर्म में इमेज को चेक करता, चेक करके देखता बराबर जो है इमेज का साइज़ प्रॉपर आ रहा क्या। परफॉर्मिंग स्टैटिस्टिकल आउटपुट एनकोडिंग, बस काफ़ी है। ये पूरे स्टेप्स करके उन्हें क्या करता, इंश्योर करता कि जेपेग जो है ना, आपको उसके अंदर कुछ भी लॉस हुए जैसा देखना, सादी आंख से आप उसके अंदर डिफरेंस नहीं देख सकते, और इमेज का साइज़ भी क्या हो जाता, आपका कम हो जाता। ये जेपेग का काम है। ये पूरे फॉर्मेट्स का आंसर पूछा तो जेपेग, H261, MPEG, DVI, ये पूरे मिला के एक आंसर में आए तो आते आपको, ठीक है। अलग पूछा तो भी लिख ले सकते। H261 ये क्या है, स्टैंडर्ड्स बोले तो वीडियोस के लिए यूज़ होता। सेम अभी आपको मैं जेपेग समझाया, इन्हें क्या करता जो है, बड़ी फ़ोटो को छोटे साइज़ में कन्वर्ट करके अपने को देता। वैसे H261 भी क्या है, वीडियो फाइल्स को कम से कम साइज़ में जो है प्ले होना, हम लोग छोटे साइज़ में, मोबाइल्स के लिए अक्सर, इवन जो है कंप्यूटर्स के लिए छोटे साइज़ में प्ले करना, हैवी वीडियोस नहीं रहना। बस 5 मिनट्स के वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उन लोग 200, 300, 500 MB तक भी चले आते। बस देखे तो आपको जो है 5 MB के अंदर, 2 MB के अंदर, 10 MB के अंदर रहते। तो ये फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर लेते उसको। तो डेटा थोड़ा बहुत इफेक्ट होता, क्वालिटी थोड़ी इफेक्ट होती है, लेकिन कम साइज़ में आप ट्रांसफ़र कर सकते। तो उन्हें प्रिपरेशन, उसको दो उसमें यूज़ करता है, उन्हें दो स्टैंडर्ड्स इसके, कॉमन इंटरमीडिएट फॉर्मेट और क्वार्टर CIF कॉमन इंटरमीडिएट फॉर्मेट इज़ यूज टू डिफाइन अ फॉर्मेट विद लोअर बिट रेट। इन्हें क्या करता है, उसको बिल्कुल कंप्रेस करके कम से कम साइज़ में कर देता। इसमें क्या है, रेजोल्यूशन 352 × 288, वो छोटा रेजोल्यूशन लेता, ठीक है। उससे ज़्यादा जो है अपने को 176, 154 जो है वहाँ तक उन्हें कंप्रेस कर देता। उसका है क्वार्टर CIF, इससे भी और छोटा कर सकता है। इट इज़ यूज टू डिफाइन फॉर्मेट विथ मच लोअर बिट रेट देन CIF। तो इससे भी छोटा करके इन्हें 176 × 144 को जो है 88 × 72 तक भी कन्वर्ट कर सकता। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेट है इसमें MPEG, मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। इन्हें क्या करता, सेम वीडियो फाइल्स को कम से कम साइज़ में कन्वर्ट करके देता। ये अलग अलग फॉर्मेट्स है पूरे। जेपेग क्या था, फ़ोटो को कम फॉर्मेट में कर रहा था। इन्हें क्या है, वीडियो फाइल्स को जो है कम से कम साइज़ में उन्हें देने की कोशिश करता। उसमें अलग अलग वर्जन है, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, MP4 बोल के सुने होंगे आप, MPEG ये सब है।
यूजुअली CDs VCDs वगैरह पहले आते थे, उसके अंदर इन्हें कन्वर्ट करके देता था ताकि CD के अंदर एक मूवी आ जाना कंप्रेस होके। वीडियो एनकोडिंग, उसको एनकोडिंग बोलते हैं अपन, जो उन्हें कंप्रेस करके जो है जो फॉर्मेट में दे रहा, दैट इज़ कॉल्ड एनकोडिंग। इन MPEG वीडियो एनकोडिंग कैन बी डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग अ पिक्चर इन मोशन। तो पिक्चर सीच रहते हो, रुका के देखो स्टिल इमेज दिखती, वो मूव हो रही सो पिक्चर्स है, तो पिक्चर इन मोशन बोलते हैं। विच इज़ रैपिड फ्लो ऑफ सेट ऑफ फ्रेम्स, एक एक पिक्चर का एक एक फ्रेम रहता है, वो फ्रेम्स तेज़ी से मूव हुए तो आपको ऐसा दिखता है, वीडियो चले ऐसा दिखता। वेयर अ फ्रेम इज़ नथिंग बट एन इमेज, एक एक फ्रेम क्या है, एक एक इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग उसके लिए मेथड, स्पैटियल कंप्रेशन है, ये टेक्निक्स यूज़ करता है। ठीक है, बस काफ़ी है, इसमें इम्पोर्टेंट है, कंटिन्यू करिए। टाइप्स ऑफ इमेज कोडिंग फ्रेम्स, इसमें इमेज कोडिंग फ्रेम्स है, आई फ्रेम्स, पी फ्रेम्स, वी फ्रेम्स बोल के। आई फ्रेम्स आर इंडिपेंडेंट इमेजेस, डू नॉट रिक्वायर एनी इमेज ऑफ द अदर इमेज। ईच आई फ्रेम इज कोडेड यूजिंग कोडिंग टेक्निक्स विच इज सिमिलर टू JPEG ट्रांसमिशन। इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट फ्रेम्स, एग्जाम्पल जो है एक फ्रेम्स उन्हें एनकोड कर रहा, समझो एक एक फ्रेम को एनकोड कर रहा उन्हें। ठीक है, तो एक सिंगल फ्रेम निकाल लेता, उसको एनकोड करता, उससे पहले कौन सा फ्रेम है, उसके बाद में कौन सा फ्रेम है, उसको कोई मतलब नहीं रहता। ये रहता अपने को आई फ्रेम टेक्निक में। ठीक है, आई फ्रेम में ये रहता इंडिपेंडेंट फ्रेम, आगे कौन सा फ्रेम है, पीछे कौन सा फ्रेम है, उसको मतलब नहीं है, किसी से उसको जोड़ना नहीं है, एक एक फ्रेम को उन्हें एनकोड करता। पी फ्रेम और प्रेडिक्टिव फ्रेम्स आर द फ्रेम्स रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स प्रोसीडर्स फॉर कैरिंग आउट द एनकोडिंग और डिकोडिंग। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वन फ्रेम डिपेंडेंट इज द माइक्रो ब्लॉक। तो इसमें क्या है, बी फ्रेम्स में जो है प्रेडिक्टिव फ्रेम्स, इसका जो पीछे का फ्रेम है, ठीक है, ये वाला फ्रेम, ये इन्फॉर्मेशन लेके ये फ्रेम को प्रोसेस करता है, एनकोड करता है प्रीवियस फ्रेम कौन सा था। अगली बात समझ, जैसा टोकन नंबर है, टोकन नंबर को क्या करते हैं अपन, पहले प्रीवियस टोकन नंबर कौन सा है उस हिसाब से नेक्स्ट टोकन देते हैं अपन, दैट इज बी फ्रेम्स। सिमिलरली बी फ्रेम इज़ अ बाई डायरेक्शनल फ्रेम्स, इसमें क्या रहता, दोनों फ्रेम्स की रहता, बी फ्रेम्स में ये भी इंफॉर्मेशन लेता, नेक्स्ट फ्रेम की भी इंफॉर्मेशन लेके ये फ्रेम को उन्हें क्या करता, एनकोड करता। ओके, डी फ्रेम्स और DC पिक्चर्स आर डिपेंडेंट फ्रेम्स दैट जनरली यूज्ड टू फॉर डिस्प्लेइंग अ लो रेजोल्यूशन इमेज while परफॉर्मिंग द फास्ट फॉरवर्ड एंड रिवाइंड ऑपरेशन। ये क्या है, जब भी ये फास्ट फॉरवर्ड करते तो आपको बहुत सारे फ्रेम्स एक साथ प्रोसेस करना पड़ता, उस टाइम पे क्या करता, उसकी क्वालिटी कम कर लेता उन्हें, ताकि साइज, जैसा कि एक बड़ा स्टिल फ्रेम चल रहा नॉर्मल में, एक फ्रेम समझो 2 MB का है, तो फॉरवर्ड करने के टाइम पे उसको क्या करता उन्हें 200 KB का कर लेता वो फ्रेम को। कहीं को अपने को उसके अंदर क्वालिटी देखना नहीं रहता, अपने को फास्ट फॉरवर्ड करे वक्त या रिवर्स करे वक्त अपने को क्वालिटी से मैटर नहीं करता, तो उसका साइज़ को रिड्यूस कर देता उन्हें। ठीक है, दैट विल बी डी फ्रेम्स। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेट इज डिजिटल वीडियो इंटरैक्टिव, कैन बी डिफाइन एज टेक्नोलॉजी दैट कंडीस। इन्हें भी जो है MPEG के जैसी टेक्नोलॉजी रहती, इन्हें भी क्या है, डेटा जो है कंप्रेस, वीडियोस जो आते हैं उसको कंप्रेस करके, कंप्रेस बोल तो छोटे साइज में कर लेना, करके स्टोर कर देती, जब प्ले करने के टाइम पे उसको निकाल के अनकम्प्रेस करती, उन्हें डिकोड करती, डिकोड करके प्ले करती, तो क्वालिटी में इसमें आपको फ़र्क नहीं आता। जब भी इन्हें उसको जब भी उसको स्टोर कर रहे हैं, CD पे स्टोर कर रहे हैं, हार्ड डिस्क पे, उसको छोटे साइज़ में स्टोर कर देती है, प्ले करने के टाइम पे निकाल के उसको एक्सपैंड करके फिर क्वालिटी लॉस होने नहीं देती, उसको प्ले करती है। एडवांटेज ये है, इसके अंदर सारी चीज़ें सपोर्ट करते हैं आपको, डेटा, टेक्स्ट, ऑडियो, स्टिल इमेजेस, वीडियोस। सिंपल एग्जांपल, आपका जब यूट्यूब का वीडियो चलता आपका, उसके अंदर आपका टेक्स्ट भी दिखता, डेटा भी दिखता, ऑडियो रहता, इमेजेस भी आते, उसके अंदर वीडियो भी चलता, तो ये सब जो है DVI, डिजिटल वीडियो इंटरैक्टिव, तो उसके अंदर आप क्लिक भी कर सकते हैं, उसके ऊपर चेंज भी कर सकते हैं उसको, तो ये इंटरैक्ट करना यानी कि अपन जो है इसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो डिजिटल वीडियो इंटरफेस ये है। ठीक है, तो इसने मल्टीपल वीडियो फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता, मल्टीपल डेटा को सपोर्ट करता। ठीक है, वॉर्म, राइट वंस रीड मेनी, इसमें क्या है बोले तो अपने को CD का एग्जाम्पल ले लेना। CD में क्या रहता, आप एक बार CD बना दिए, CD में डेटा स्टोर करते, वो स्टोर करने को बोलते राइट, तो एक बार स्टोर करते,
और वही डेटा को क्या करते रहते अपन, हज़ारों बार लाखों बार रीड करते रहते डेटा को। उसमें से डेटा निकाल भी सकते हैं अपन, और जो है ना उसको प्ले भी कर सकते हैं, गाने और जो है ना वीडियो और जो भी अपने फाइल्स वगैरह है उसमें से परमानेंट एक बार सीडी बन गई, सीडी में कोई चेंज नहीं कर सकते आप, राइट वन सीच रहती है उन्हें, उसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते। अब उसको हज़ारों बार आप रीड कर सकते हैं, सीडी रोम में डालो, रीड करो एंड ऑल, दैट इज़ वॉर्म टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट आंसर है व्हाट इज़ द मल्टीमीडिया फाइल सिस्टम। मल्टीमीडिया फाइल सिस्टम क्या है, अपन देखते हैं अपन एक वर्ड की फ़ाइल, एक्सेल की फ़ाइल, फ़ोटो की फ़ाइल सेव करते हैं। तो मल्टीमीडिया में यूजुअली जो है अपने फ़ोटोज़, खासकर वीडियो फाइल्स के बारे में नहीं दे रहा, क्योंकि वीडियो के फाइल्स बड़ी ही होते हैं और कंटिन्यू अगर डाउनलोड हो रही समझो वीडियो की फ़ाइल, तो उन्हें क्या होती है, एक्सपैंड होते रहती है उन्हें। आप डाउनलोड कर रहे हैं नेट से वीडियो की फ़ाइल या कहीं से भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पहले 2 MB साइज़ बताता, फिर 4 MB 6 MB बढ़ते रहता, वो फाइल डाउनलोड होते रहते। तो उसको कैसा इन्हें सेव करता। एक्सप्लेन हाउ डज मल्टीमीडिया डेटा डिफर्स फ्रॉम डिस्क्रीट मीडिया। डिस्क्रीट मीडिया बोले तो अपने फाइल से, अपने को मालूम है 5 MB की फ़ाइल है, ट्रांसफ़र करे बाद 5 MB की रहती है उन्हें, इन्हें डाउनलोड हुए तक थोड़ी थोड़ी करके बढ़ते रहती, तो इसका स्टोरेज अलग रहता। उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं, रियल टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स, रियल टाइम में इसका साइज़ बढ़ते रहता, कितना जो है ना उसको रियल टाइम में उसको रीड करना पड़ता, क्या क्या आ रहा। फाइल साइज़ बड़ा होता है इसका, हमेशा मल्टीमीडिया का छोटा नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कई चीज़ें आ जाते, ऑडियो भी रहता, टेक्स्ट भी रहता, वीडियो भी रहता, तीनों मिला के एक मल्टीमीडिया फाइल रहती। डेटा स्ट्रीम, जहाँ से भी डाउनलोड कर रहे हैं कंटिन्यूस डेटा आते रहता, स्ट्रीम का मतलब कंटिन्यूस आना, आते आते जब पूरी फाइल डाउनलोड होती। स्टोरेज डिवाइसेस को से यूज़ होता है यूजुअली, जो है ना मेथड ऑफ स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन ऑन डिस्क। डिस्क पे अक्सर क्या है, अपन वॉर्म अभी समझा, वॉर्म हो सकता है, एक बार रीड करके उसको जो है ना एक बार राइट करके मल्टीपल टाइम्स रीड कर सकते हैं, या जैसा कि सीडीज अपन यूज़ करते हैं, या फिर डायरेक्टली रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आप, जो है जैसा वॉइस रिकॉर्डर है, आप वॉइस अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करते देखो वॉइस रिकॉर्डर से, तो आप डायरेक्टली जो है ना आप मैग्नेटिक डिस्क पे या फिर ऑप्टिकल डिस्क पे कहीं पे भी अपना डायरेक्टली रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। चलिए 4th यूनिट है, डिफाइन कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग, व्हाट आर द कोलैबोरेटिव डायमेंशंस। जनरल आंसर है कोलैबोरेटिव बोलते हो कोलैबोरेशन, सब मिलके काम करना एक दूसरे का सपोर्ट से। कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग में क्या है, एक चीज़ पे मल्टीपल लोग काम करना, या मल्टीपल अलग अलग लोकेशन पे आपके चीज़ें हैं, आप एक जगह बैठ के उसको यूज़ करना। नाउअडेज इंटरनेट वैसे ही थे, ईमेल है, आप एक साथ बहुत सारे लोगों को ईमेल कर सकते, या बहुत सारे लोग आपको ईमेल कर सकते। बुलेटिन बोर्ड्स है, न्यूज़ वगैरह है, टेक्स्ट बेस्ड कॉन्फ्रेंसिंग है, चैट जैसा करते पूरे मिलके एक साथ चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, स्क्रीन शेयरिंग आपको मालूम है, कॉन्फ्रेंस रूम्स है, तो ये क्या है, मल्टीपल लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, दैट इज़ कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग, ठीक है। इसके अंदर जो है मेनली अपने को द 3 पैरामीटर्स टाइम, यूज़र, स्केल एंड कंट्रोल आर यूज टू क्लासीफाई। तो क्या क्या चीज़ें अपने को मैटर करते हैं इसमें, सबसे पहला है टाइम बेस्ड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सिंक्रोनस कोऑपरेटिव वर्क, बास जगह पे ऐसा मीटिंग है तो सब लोग ऑनलाइन उसी टाइम पे रहना, उसी टाइम पे उसी फाइल पे काम करना, या उसी टाइम पे उसी एप्लीकेशन से जुड़े हुए रहना, लाइव कॉल्स जिसको बोलते हैं। असिंक्रोनस में क्या है, एट ए टाइम उन्हें आया फाइल लोड कर दिया, दूसरा गया डाउनलोड कर लिया या चेंज करा, तीसरा गया उसको वो करा। तो असिंक्रोनस में सेम टाइम पे पूरे रहना ज़रूरी नहीं है, सब व्हाट्सअप का मैसेज है, मैं भेज दिया उन्होंने, कभी भी चेक करो, लेकिन जब मैं कॉल करूँगा कॉल में दोनों लाइव रहना, दैट इज़ सिंक्रोनाइज। असिंक्रोनाइज में आपको मैं भेज दिया उन्होंने, कभी भी चेक करते, तो एट ए टाइम वो लोग ऑनलाइन नहीं रहते, एक साथ सेम टाइम रहना ज़रूरी नहीं है। यूज़र स्केल, दिस पैरामीटर यूज टू स्पेसिफाई वेदर अ सिंगल यूज़र और कोलैबोरेटेड विद वन यूज़र और ग्रुप, या 1 to 1 आप जो है वर्क कर रहे हैं, या 1 to ग्रुप कर रहे हैं। मैं मीटिंग करूँ मेरी पूरी टीम के साथ, तो मैं 1 to यूज़र, मैं खाली एक मेरे कलीग के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, दैट इज़ 1 to 1। कंट्रोल, इसके अंदर जो है इन कोलैबोरेटिंग कंट्रोल, एक जने के हाथ में कंट्रोल है, बाज़ वक़्त रहता ऑनलाइन क्लासेस चल रही तो जो भी टीचर है उन्हें कंट्रोल अपने हाथ में रहता, बच्चे कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज कंट्रोल। नहीं, सबके हाथ में अपना अपना कंट्रोल है, जब चाहे उन्हें जा सकते हैं, बंद कर ले सकते हैं, चेंजेस कर ले सकते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल, कुछ भी हो सकता। लोकेलिटी, इन अ कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग द वर्क कैन बी डन इन लोकेशन ऑफ द एम्प्लॉय और वेरियस जगह।
एक जगह काम कर सकते हैं आप, कई जगह से काम कर सकते हैं, वो आपका डिपेंड। कोलैबोरेटिव अवेयरनेस, इसके अंदर क्या है, कोलैबोरेशन ट्रांसपेरेंट सिस्टम एक आता, जहाँ पे जो है आप एक चीज़ को सब लोग अलग अलग जगह से यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेडशीट है, गूगल के शीट्स है, तो एक शीट को अलग अलग तरह एक एट ए टाइम पे कई लोग यूज़ कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव अवेयरनेस सिस्टम क्या है, ये सॉफ्टवेयर है जो शेयरिंग में मदद करता है आपको, स्क्रीन शेयरिंग में, फाइल शेयरिंग में, ये जो है मदद करता है, चैटिंग में, उसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव अवेयरनेस सिस्टम। राइट अबाउट QoS एंड QoS लेयरिंग, ये थोड़ा टेक्निकल है आंसर, जस्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस कैन बी डिफाइंड एज एन आइडिया ऑफ स्पेसिफाइंग पैरामीटराइज। सर्विस जो दे रहे हैं वो सर्विस रूल्स के हिसाब से रहना। जैसा कि अपन जो है किसी को अपने घर में जैसा AC की सर्विस करने बुलाए, या फिर जो है TV की सर्विस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्विस करने बुलाए किसी को, तो कंपनीज को जो है कुछ रूल्स बेस पे सिखा के भेजती कि किस हिसाब से जो है अप्रोच होना है, किस हिसाब से चेक करना है, पहले क्या बोलना, फिर क्या करना। पहले आके उन्हें बोलता जो है ना मिनिमम इतना होता, देखो ये चीज़ का इतना होता, खोले बाद में ये पार्ट गया तो इतना होता। ये सब चीज़ें सर्विस के पहले स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आता, फिर खोलता उन्हें, फिर बनाना है, क्या करना है, नहीं बनाए तो क्या करना है। तो ये पहले से रूल्स रहते सर्विस देने के, वो रूल्स फॉलो होना है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कुछ रूल्स सेट करे हुए, जैसे इंटरनेट आपके पास आता, तो इंटरनेट के मैं बोला पैकेट्स आते, ठीक है, आपका जो भी डेटा आता, फ़ोन में आता, नेट कंप्यूटर में आता, पैकेट्स में आता, उसके वो पैकेट्स कैसा बनना है उसकी ऑलरेडी जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स बना दी, तो सब उसको फॉलो करना। स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल जो है आपका फ़ोन है, फ़ोन के अंदर आप जो है डायल पैड देखेंगे, आप कोई भी फ़ोन उठा लो सब में डायल पैड वैसे रहता, 1 2 3 तीन ही नंबर रहते ऊपर, 4 5 6 7 8 9 0 बीच में रहता। तो ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है ISO, डायल पैड ये फॉर्मेट में रहना। आप जो है टाइपिंग करते, चाहे आप कंप्यूटर में टाइपिंग करो, चाहे आप जो है ना मोबाइल के डायल पैड में टाइपिंग करो, उसके अंदर जो है ना ABCD से शुरू नहीं होता उन्हें, QWERTYUI, उसके कीबोर्ड के बटन्स जैसे ऑर्डर में है, सब जगह आपको वही ऑर्डर में मिलेंगे। क्वेरिटी बोलते हैं इसको, क्वेरिटी कीबोर्ड बोलते हैं। सब जगह एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए, चाहे आप कोई भी कंपनी, कोई भी डिवाइस, कुछ भी बनाओ, लेकिन आपका कीबोर्ड का फॉर्मेट यही रहना मिनिमम, उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो वो स्टैंडर्ड सेट है ताकि यूज़र्स अलग अलग होने से, अलग अलग प्रोडक्ट चेंज करने से उनको यूज़ करने में परेशानी नहीं होना, ठीक है। चलिए, तो ये क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड, इट कैन बी कैरेक्टर है। तो जो भी सर्विस वर्ल्ड में चलती है वो एक स्टैंडर्ड पे चलती है। उसकी लेयरिंग कैसा है, तो मैं बोला ना पैकेट्स चेंज होते हैं, आप फाइल सेव करो नेटवर्क के थ्रू, पैकेट्स चेंज होते हैं। हर चीज़ में क्या है, अपने को पैकेट्स में डेटा आता, पैकेट्स में, तो उसको क्या उसका फॉर्मेट है, लेयरिंग है। समझे यूज़र यूज़ कर रहा है, यूज़र किससे थ्रू यूज़ करता है, एप्लीकेशन लेयर आता है, ये सब अपने को दिखते नहीं, ये ऑटोमेटिक पीछे काम करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्हें सिस्टम से इंटरेक्ट करता, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डिवाइड करते हैं उन लोग, MM डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइस क्वालिटी ऑफ सर्विस, नेटवर्क क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये दोनों मिल के ऑपरेटिंग सिस्टम में जाते हैं, विंडोज़ में, एंड्रॉयड में। फिर एप्लीकेशन लेयर आपसे इंटरेक्ट करता है उसको, जो एप्लीकेशन बोलता है अपना जो यूज़ कर रहे हैं, सो सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप हो सकता है, ये यूट्यूब हो सकता है, ये ठीक है, उसके लेयर से। एप्लीकेशन लेयर इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम, यूज़र और सिस्टम, फ़ोन में और आप में बीच में कौन सी आती है, एप्लीकेशन आती है, व्हाट्सएप आती है, उसके थ्रू आप फ़ोन की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम लेयर ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और डिवाइस लेयर, इसमें आप कौन से डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, आप ब्लूटूथ को कनेक्ट कर रहे हैं, आप जो है ना दूसरे कोई नेटवर्क को, इंटरनेट को कनेक्ट कर रहे हैं, या दूसरे किसी के फ़ोन को कनेक्ट कर रहे हैं, ये क्वालिटी ऑफ सर्विस का लेयर फिक्स है, इसी हिसाब से सर्विस चलती, ठीक है। नेक्स्ट आंसर है इसमें, डिस्कस इन डिटेल अबाउट लिप सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायरमेंट। लिप सिंक्रोनाइजेशन में क्या रहता बोले तो, कंप्यूटर के अंदर जब आप वीडियो स्टोर करते हैं या कोई वीडियो फाइल है, ये एक्चुअली में बैकग्राउंड में वीडियो और ऑडियो की फाइल दोनों अलग अलग रहती है। बाज़ वक़्त देखते हैं अपन
वीडियो आ जाता, ऑडियो आता ही नहीं, क्योंकि ऑडियो की फाइल करप्ट हो जाती। कई बार देखे होंगे आप या नहीं देखे, कई बार कई चीज़ों में मैं देखा रिकॉर्ड करते खुद बाज़ हो जाता, कई इश्यूज़ में होता, तो उसमें वीडियो पहले चलता, ऑडियोज़ के बाद आता, या ऑडियो पहले आ जाता, वीडियोज़ के बाद आ जा। दोनों को साथ लेके चलना, वीडियो के साथ ऑडियो मैच करना। फिल्मों में क्या करते हैं, पहले शूटिंग कर लेते, बाद में वॉइस रिकॉर्ड करते, वॉइस रिकॉर्ड करके फिर वो वीडियो के ऊपर उसको एग्जैक्ट मैच करते, तो फिर आगे पीछे दिखता कुछ भी। दैट इज़ कॉल्ड लिप सिंक्रोनाइजेशन। लिप सिंक्रोनाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज टेम्पोरल रिलेशनशिप बिटवीन वीडियो एंड ऑडियो। इन अ वीडियो द टाइम डिफरेंस बिटवीन द मोशन वीडियो एंड इट्स रेस्पेक्टिव ऑडियो इज नोन एज स्क्यू। उसको स्क्यू बोलते हैं, अगर उसमें कुछ भी डिफरेंस आ रहा तो, आगे पीछे हो रहा कुछ भी तो स्क्यू। द वेरियस केसेस, अलग अलग केसेस हो सकते हैं। बाज़ ऑडियो वीडियो दोनों अगर बराबर चल रही तो स्क्यू 0 रहता या लेस देन 0 रहता। इफ़ द वीडियो इज प्लेड बिफोर द ऑडियो, ऑडियो से पहले वीडियो तेज चले आ रहा, साउंड बाद में आ रहा, उन्हें चले गए बाद जूतों की आवाज़ आ रही, तो देन द इट इज़ कंसिडर्ड एज नेगेटिव स्क्यू बोलते हैं। यहाँ पे इफ़ द ऑडियो इज प्लेड बिफोर द वीडियो, उन्हें गया भी नहीं, जूतों की आवाज़ पहले आ गई, बाद में चलते जा रहा उन्हें, तो दैट इज़ पॉजिटिव स्क्यू। ये चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर देना है। चलिए, यूनिट 5, राइट अबाउट मीडिया प्रिपरेशन। मीडिया है क्या? मीडिया बोले तो कुछ भी नहीं है, ऑडियो एक मीडिया है, वीडियो एक मीडिया है, आपकी इमेज है सो एक मीडिया है, ठीक है। ये पूरे क्या है, मीडिया है, सबको मिलाए तो मल्टीमीडिया हो जाता है। सो द मीडिया कैन बी इंट्रोड्यूस इन द डिजिटल वर्ल्ड बाय यूजिंग मल्टीमीडिया आईओ हार्डवेयर। मल्टीमीडिया आईओ हार्डवेयर का क्या है, अपने को जो डिवाइसेस रहते हैं इसको कनेक्ट करते हैं, स्पीकर्स है, स्क्रीन है, और डिजिटल आप जो है क्या बोलते हैं, माइक कनेक्ट कर रही, आप उसको गिटार कनेक्ट कर रही, ये सब चीज़ें मल्टीमीडिया में आ जाते हैं, मल्टीमीडिया हार्डवेयर में, रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर, और इसको रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करते हैं अपन। द हार्डवेयर प्लेज अ मेजर रोल वाइल वर्किंग विद द मल्टीमीडिया। हार्डवेयर ज़रूरी है अपने को, बगैर साउंड के, बगैर स्क्रीन के अपन ना वीडियो यूज़ कर सकते ना ऑडियो यूज़ कर सकते। सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन क्रिएटिंग यूजर इंटरफेस। सॉफ्टवेयर भी ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर रहेगा तो हार्डवेयर काम करता, ठीक है। डिवाइसेस फॉर मल्टीमीडिया प्रिपरेशन। मल्टीमीडिया के लिए क्या क्या होना, सबसे पहले ऑडियो होना। नाउ-अ-डेज देयर आर वेरियस ऑडियो हार्डवेयर अवेलेबल, अलग अलग अपने को जो है स्पीकर्स आते हैं, 6 चैनल वगैरह जो भी है। दूसरा होना वीडियो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वीडियो हार्डवेयर इज़ टू ऑफर स्टैंडर्ड फ्रेम रेट। अच्छा वीडियो होना अपने को, अच्छा होने चले ऐसा, हाई क्वालिटी। हाई रेजोल्यूशन ऑफ मोशन वीडियो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द डिजिसाइजर। आजकल के नए नए डिवाइसेस आ रही हैं जो आप कनेक्ट करने से आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का वीडियो मिलता। एग्जाम्पल्स दिया उसमें, हेड माउंटेड डिस्प्ले से, सराउंडेड डिस्प्ले से, डिजिटल होलोग्राफी, आजकल होलोग्राम्स चल रहे हैं, देखो 3D इमेजेस, ठीक है, आप मॉल्स वगैरह में गए तो दिखता। नेक्स्ट है स्कैनर डिवाइसेस। स्कैनर क्या करते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह को आप सिस्टम के अंदर डाल सकते, ठीक है। आपकी फ़ोटो पुरानी ली हुई थी, एल्बम में से निकाले, स्कैन करो, डिजिटल हो जाती फ़ोटो आपकी, दैट इज स्कैनर डिवाइसेस, ओके। उसके अलावा आपको रिकॉग्नाइजर्स आर यूज टू आइडेंटिफाई सेवरल मीडियास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैरेक्टर जो अपन OCR पढ़े थे, ये रिकॉग्नाइजर्स, लाइट ले लो इसको। ट्रैकिंग डिवाइसेस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पोजीशन। GPS सिस्टम से, वो भी क्या है अपने को मल्टीमीडिया में आते हैं। आप जो है किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं। मोशन बेस्ड डिवाइसेस आर द सिस्टम विच मॉडिफाइज द यूजर्स व्यू अलॉन्ग मल्टीपल एक्सेस ऑफ द मोशन। आजकल बहुत चल रहे हैं, रियल टाइम इमेज क्रिएट करने के लिए आदमी के ऊपर मोशन सेंसर्स लगा देते। वो मोशन सेंसर्स भी क्या है, मोशंस को जो है आप डिजिटली उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ये हाई टेक्नोलॉजी है। चलिए, नेक्स्ट आंसर है डिफाइन मीडिया कंपोजिशन। एक्सप्लेन द वेरियस एडिटर्स यूज टू मॉडिफाई द डेटा। मीडिया कंपोजिशन कुछ भी नहीं है, एक फाइल के अंदर चेंजेस करना, उसको बोलेंगे मीडिया कंपोजिशंस। जैसा कि अपन जो है अगर इमेज फाइल है, फ़ोटो को अगर चेंज करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई, अपन पेंट यूज़ करते हैं, अलग अलग फ़ोटोशॉप यूज़ करते, ठीक है। वीडियो करना है तो वीडियो के बहुत सारे एडिटर्स है। टेक्स्ट में चेंजेस लाना है, MS वर्ड है,
ठीक है, वर्ड पैड है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मीडिया कंपोजिशन। चलिए, एडिटर्स कौन से हैं जो अपन डेटा एडिट करने यूज़ करते हैं? टेक्स्ट एडिटर्स, यूजुअली टेक्स्ट को एडिट करने के लिए कोरेल ड्रॉ है, एमएस वाइसो है, नोटपैड है, वो एमएस वर्ड है, यहाँ क्या है? टेक्स्ट एडिटर्स है। उसके अंदर आप टेक्स्ट को चेंजेस कर सकते हैं। क्या क्या चेंज करते हैं इसमें? फॉन्ट्स चेंज करते हैं, टाइप ऑफ राइटिंग, उसके अलावा जो है इसका टेक्स्ट का स्टाइल, टेक्स्ट के इफेक्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिक एडिटर्स, इसमें आप जो है फ़ोटोशॉप वगैरह को से भी डाल सकते हैं। ठीक है, एमएस पेंट है, ये क्या करते हैं इसके अंदर जो है आप इमेज के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको ग्राफिक एडिटर प्रोवाइड्स वेरियस फीचर्स ऑफ एडिटर स्ट्रक्चरल लेवल, वही चाहिए। नेक्स्ट है अपने को जो है इमेज एडिटर्स, सेम वही है इमेज एडिटर भी। इमेज एडिटर्स आर यूज्ड टू बाय द एप्लीकेशन व्हेन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज स्टोर्स द डिटेल्स ऑफ द प्रिमिटिव। The implementation of scaling cannot be done by providing primitive with scaled endpoints coordinate, but it can be done by editing the content of the image with the help of read pixel। तो इन लोग क्या करते हैं? पिक्सल्स को रीड करते, चेंज करते। ठीक है, आप कुछ भी चेंजेस करो उसके अंदर, ये सेम फोटोशॉप ही चाहिए। पिक्सल रेप्लिकेशन, पिक्सल रेप्लिकेशन प्रोवाइड्स एन ईजी एंड फास्ट वे टू स्केल अप इमेज। आप स्केल बड़ी करें, समझो मैं पिक्सल्स का समझाया था, ये इतने पिक्सल्स हैं यहाँ पे, ये वन लिखे हुआ है, कुछ पिक्सल्स पे है। देखो, अगर मैं इसको एक्सपेंड करा, उसके साथ उसके पिक्सल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। छोटा था ना, अब देखो इन्हें बड़ा बड़ा होके, ये देखो इतने में था, अब इतना बड़ा। अब उसको जितना चाहे आप बड़ा करते जाओ, तो साथ में क्या है? पिक्सल साइज भी बढ़ जा रहा उसका स्क्रीन पे। ठीक है, उतने डॉट्स ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, ये आपका पिक्सल साइज बड़ा हो गया। इतनी सी इमेज जाके, जिसमें थोड़े पिक्सल थे, अराउंड 20 पिक्सल थे समझो, अब यहाँ करीब थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल्स में कन्वर्ट हो गया उन्हें। तो ये इन्हें पिक्सल्स को जो है रेप्लिकेट करता हूँ, यानी कि उसको कॉपी करके बड़ा करते जाता हूँ, कॉपी करते चले जाता हूँ। नेक्स्ट सैम्पलिंग एंड फिल्टरिंग, फिल्टर्स अप्लाई करना, उसमें से कुछ पार्ट्स को निकालना, सैम्पल बनाना, ये सब इमेज एडिटर, यानी इमेज में क्या क्या चेंजेस करते हैं। एग्जाम्पल दे दिया, देखो फोटोशॉप है, फोटो स्टाइलर है। नेक्स्ट है एनिमेशन एडिटर, इसके अंदर क्या है? अपन एनिमेशंस यानी कार्टून्स, 3D इमेजेस वगैरह जो है अपन चेंजेस कर सकते हैं। आपका पावर पॉइंट आता है इसके अंदर, बहुत सारे टूल्स आते हैं। एनिमेशन एडिटर इज परफॉर्म द फ्रेम जनरेटर फ्रॉम ग्राफिकल एडिटर्स। तो इमेजेस लेके, इमेजेस को एक साथ वीडियो फाइल में कन्वर्ट करके क्या बनाते हैं? एनिमेशन बनाते हैं अपन। ये एनिमेशन एडिटर एनिमेशन को एडिट करने में यूज़ होता है। उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी से ट्विनिंग है, मॉर्फिंग है। ट्विनिंग बोले तो उन्हें जो है इमेज एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होती, तो ऐसे मल्टीपल इमेजेस बनाना पड़ता। अगर आप यूज़ करें तो इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है मॉर्फिंग है, आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर साउंड एडिटर। साउंड एडिटर क्या करता? साउंड में चेंजेस कर सकते हैं। आप गाना है, गाने के अंदर मल्टीपल साउंड्स आप मिक्स कर सकते, एक साउंड पे दूसरा साउंड डाल सकते। तो ये होते हैं साउंड एडिटर्स में रिकॉर्डिंग, प्लेबैक, एडिटिंग वगैरह होती। राइट अबाउट इंटरैक्टिव वीडियो। इंटरैक्टिव वीडियो किसको बोलेंगे? जब अपन चाहे प्ले, सिंपल आजकल के पूरे टीवीज इंटरैक्टिव वीडियो, आपका नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, यूट्यूब है, आप जब जो चाहे उन्हें जब वो वीडियो प्ले करता आपके लिए, दैट इज़ कॉल्ड वीडियो ऑन डिमांड। आप इंटरैक्ट कर रहे हैं उसको। आप जब पहले क्या था भाई, एक चैनल आता था, वो चैनल पे आपको चैनल के टाइम पे जो प्रोग्राम आपको होना है वो प्रोग्राम के टाइम पे बैठना पड़ता था, कि नहीं तो वो मिस हो जाता था। लेकिन आजकल इंटरैक्ट कर सकते हैं आप टीवी के साथ में, वीडियो के जो वीडियो प्ले करना है, जब टाइम पे प्ले करना है, जैसा प्ले करना है, आप पूरे ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ नथिंग बट, यहाँ नेटफ्लिक्स के बारे में पूरा तफसील से बयान कर देना। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, ऑलरेडी जो है यहाँ पे स्टोर करे हुआ रहता है यहाँ पे वीडियो सर्वर पे। ठीक है, यहाँ से अपन क्या करते हैं, अलग अलग सेट टॉप बॉक्सों के थ्रू या अलग अलग टीवी चैनल्स के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग वीडियो सर्वर से अलग अलग वीडियो से, ये मेन पूरा हब है। यहाँ से आपको क्या होना है, कौन सा वीडियो होना है, आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में देख लें। इंटरैक्टिव वीडियो डिटरमाइन द वेरियस इश्यूज इन इंटरैक्टिव TV and video on demand. Interactive TV is the composition of TV technology and various data services. It consists of two cables
दैट परमिट यूज़र टू इंटरैक्ट विथ इट थ्रू वेरियस कमांड्स। अब अलग अलग कमांड्स के थ्रू आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। वीडियो ऑन डिमांड सर्विसेज रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ एप्लीकेशन वेयर द इन्फॉर्मेशन वीडियोस विल बी एक्सेस। वीडियो सर्वर है, वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, नेटवर्क सर्विसेज, ये याद है तो लिखो, नहीं तो खाली एक्सप्लेन करके छोड़ दो सर्विसेज। ओके।